जोहार, जय मूल्यवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। चाय भारतीयों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। चाय का नाम लेते ही असम का नाम सामने आता है। सुबह की चाय प्याले में गिरते ही भारतीयों के दिनों की शुरुआत हो जाती है। अब वो चाय राजनीति का हिस्सा बन गई है। चाय, चाय वाला यह शब्द बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगे। चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हो या चाय बेचने वाले अन्य लोग हो, एक चाय वाले प्रधानमंत्री जैसे झूठे और मक्कार कतई नहीं है। भारत के उत्तर पूर्व अंचल का असम सबसे बड़ा राज्य है। यह 78,438 वर्ग किलोमीटर भूभाग में फैला है, जहां करीबन 3.2 करोड़ लोग रहते हैं। इसे अक्सर लाल नदियों और नीली पहाड़ियों की धरती कहा जाता है, जिसका वास्ता महानंद ब्रह्मपुत्र, जिसे असम में लोहित जैसे रक्त की तरह लाल कहा जाता है, उसके चारों तरफ नीले आसमान में विलीन होती पहाड़ियां से है। राज्यों के वनों, चाय बागान और धान की खेतों की हरियाली मिलकर इसे ऐसी कुदरती खूबसूरती देते हैं जिसका कोई सानी नहीं है। पूरी हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित इस राज्य में 2 नदियां, ब्रह्मपुत्र और बराक के चारों ओर फैली 2 उर्वर घाटियां असम को जल संसाधन से समृद्ध बना देती है। दुनिया भर में यह न केवल एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यूनेस्को के लिए 2 विश्व धरोहर है। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर है। एक तरफ इतनी प्रचुर प्राकृतिक स्थिरता, शांति थी, और दूसरी तरफ आज़ादी के बाद राज्यों को सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल से गुजरना पड़ा, जिसने इसकी आर्थिक वृद्धि को पटरी से उतार दिया। 1960 के दशक के भाषाई आंदोलन हो, 1980 के दशक के आसाम आंदोलन के लेकर 1990 तक जो चरमपंथी धड़ों की उग्रवादी गतिविधियों ने राज्य के राज्य का जो इतिहास था, हिंसा और खून खराबे से घटनाओं से भरा पड़ा है। यह भी एक प्रमुख वजह रही। आसाम भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई दरवाजे के तौर पर अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के बावजूद राज्य में निहित पूर्ण क्षमता और संभावनाओं को साकार नहीं कर पाया। असम 1981 और 2000 के बीच महज 3.3% सालाना आर्थिक वृद्धि दर बढ़ा, जबकि इस दौर में राष्ट्रीय औसत वृद्धि 6% थी। हालांकि चाय पेट्रोलियम के रूप में असम को 2 ऐसी चीज़ें देता है जो तकरीबन हर एक के घर में प्रमुख जरूरत है। फिर भी GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से असम भारत के 17वें पायदान पर खड़ा है। साल 2020-21 में असम का GSDP मौजूदा मूल्य 4.9 लाख करोड़ रुपए यानी भारत की GDP का करीबन 2% था। भाजपा की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार के सत्ता संभालने के बाद 2015-16 से 2020-21 के दरमियान GSDP 12.58% यानी CAGR, जिसे चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि कर कहा जाता है, वो बढ़ा है। 2020-21 में राज्य के प्रति व्यक्ति का आमदनी मौजूद मूल्य 1,30,970 रुपये थी, जिसकी वजह से राज्य निचले पायदान में राज्यों की जगह बना पाया। वही भारतीयों की औसतन प्रति व्यक्ति आमदनी मौजूदा मूल्य 99,155 रुपये है। 5 राज्यों के अभी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। असम में 24 मई 2016 को भाजपा की सरकार बनी थी। मंगोलियन ट्राइब जाति से सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने थे। हिमंत बिस्वा वहाँ के वित्त मंत्री है और हिमंत बिस्वा वास्तविक मुख्यमंत्री है। जैसे जब 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जो ब्राह्मण थे, 89 समितियों के प्रमुख थे, वास्तविक प्रधानमंत्री थे। उसी प्रकार हिमंत बिस्वा वास्तविक मुख्यमंत्री असम के हैं। हिमंत बिस्वा 2016 के पहले कांग्रेस से दल बदल कर भाजपा से आए थे और भाजपा में शुद्धिकरण करके मुसलमानों के विरोध में बोलते हैं और राष्ट्रभक्त बने फिरे हैं। और असम विधानसभा के बारे में अभी हम बात करेंगे। 126 सीटें हैं। असम की सत्ता बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस ने इस बार UDF, भाकपा, माकपा, भाकपा माले, आंचलिक गण मोर्चा, बोडोलैंड पीपल्स पार्टी RJD के साथ गठबंधन किया। भाजपा ने असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ गठबंधन किया। 2016 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, 79 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ा, 60 सीटों पर हासिल की। कांग्रेस 122 सीटों पर चुनाव लड़ी, 26 सीटें जीती। दूसरी ओर AGP 30 सीटों पर चुनाव लड़ी, 14 पर जीत हासिल की। बदरुद्दीन अजमल ने 74 सीटों पर चुनाव लड़ा, 13 सीटें जीती। दूसरी ओर CPM, CPI, इनको एक भी सीट नहीं मिली, कहीं पर भी जीत हासिल नहीं हुई। अभी हम आसाम की जनसंख्या के बारे में जानकारी लेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों और मुसलमानों की आबादी की भी जानकारी लेंगे। आसाम की कुल आबादी 3,12,05,076 के आसपास है।
कुल आबादी में मुस्लिम 1/3 1,06,79,345 के आसपास है। इसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18,25,949 है। आबादी के 6.9% है। अनुसूचित जाति के लिए 8 सीटें सुरक्षित है और अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है राज्य के 40.9 है। यहाँ पर मंगोलियन ट्राइब के लोग 16 सीटों के लिए सुरक्षित किया है। पिछड़ों में प्रमुख कुर्मी, महतो, ग्वाला, किसान, तेली जाति के लोग हैं। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से चाय बागान में काम करने वाले संथाल, उराव, मुंडा, भील, असुर, खड़िया, पहाड़िया, माले, पहाड़िया, भूमित, लुहार, ये जो जातियाँ आई है उनको अनुसूचित जाति का दर्जा न देते पिछड़ों में डाल दिया है। उनके नाम पर चाय ट्राइब, एक्स ट्राइब रखे हैं। वहाँ के स्थानीय ओबीसी और बाहर से अनुसूचित जाति जो यम ओबीसी कहा गया, जैसे यम ओबीसी यानी मोर ओबीसी, इनको 25% आरक्षण है। उसी वजह से पिछड़ों वर्गों के लोगों में और बाहर के अनुसूचित जाति जो लोग ओबीसी बने हैं उनमें झगड़े हैं और ये झगड़े कांग्रेस और भाजपा ने बनाए हैं। आदिवासी नेशनल पार्टी ऑफ असम को इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो मोर्चा बनाया इसमें स्थान नहीं दिया। ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम ANPA आदिवासी नेशनल पार्टी ऑफ असम राजनीतिक दल का बैकबोन जैसा काम कर रहा है। राज्य में अच्छा नेटवर्क होने के बावजूद कांग्रेस ने साथ नहीं लिया। उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू किया। असम में विधानसभा में राज्य बीजेपी के बड़े नेता कद्दावर मंत्री हिमंत बिस्व जो ब्राह्मण हैं वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF के जो अध्यक्ष है, असम के ध्रुवरी सीट के सांसद भी है जो बदरुद्दीन अजमल के निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि ये असम का दुश्मन है। बदरुद्दीन अजमल समाज सेवा के नाम पर कट्टरपंथी संगठन के साथ पैसा ले रहा है और एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर रहा है कि असम की संस्कृति को उपयुक्त नहीं है। वे हमारे लिए दुश्मन है। विपक्षी पार्टियां बाबर का शासन लाना चाहती है। असम में 1/3 मुसलमान आबादी होने के बावजूद बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का कांग्रेस के साथ कम सीटें लेकर समझौता हुआ है। पिछले कुछ वक्त में बीजेपी और खासतौर हिमंत बिस्व EIUDF और बदरुद्दीन अजमल को लगातार टारगेट बनाते हैं। इसका कारण यह है कि बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस और AIUDF की गठबंधन की वजह से हमारी मुश्किलें बढ़ रही है और इन चुनाव में ध्रुवीकरण करने के जरिए हम चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके से बयान देते हैं। 2016 के पहले भाजपा ने जो असम में आश्वासन दिया था वो 5 साल में पूरा नहीं कर सके, इसलिए अन्य राज्यों की तरह भाजपा के नेता मुसलमानों के विरोध में बयान देते हैं। वैसे एक हिमंत बिस्व भी बयान देते रहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नवा ठाकुरिया हिमंत बिस्व के बारे में कहते हैं हिमंत बिस्व भाजपा में 5-6 साल पहले आए हुए हैं और वे खुद बीजेपी को ज़्यादा वफादार और राष्ट्रवादी साबित करना चाहते हैं। शायद इसी वजह से हिमंत बिस्व जो ज़्यादा आक्रामक रूप में बोलते हैं। अमित शाह हाल ही में असम के नलबाड़ी में विजय संकल्प समारोह में बोले कि हमने कश्मीर में 370 हटाया जिसे 70 साल में कोई नहीं हटा सका। वो काम हमने किया। 550 साल में प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर नहीं बन रहा था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो गगनचुंबी मंदिर बांध रहे। असम के घुसपैठियों के बारे में बोले, मगर जो पश्चिम बंगाल में जाकर NRC CA के बारे में बोलते हैं वो भाजपा आसाम में NRC NPR CA के बारे में खामोश है, सावधानी बरत रही है, क्योंकि 2018-19 में 19,06,657 लोगों को NRC से बाहर किया था। उन नागरिकों की सच्चाई जब सामने आई तो उसमें 15 लाख नागरिकों में SC ST OBC के लोग उसमें शामिल थे। अब विधानसभा चुनाव में उन 15 लाख लोगों के साथ भाजपा पंगा नहीं लेना चाहती है और पंगा लिया तो महंगा हो सकता है। जब NRC में उन 19 लाख लोगों को बाहर किया तो वहाँ के नागरिकों ने RSS का कार्यालय जलाया, भाजपा का नहीं। असम के नागरिकों को जड़ कौन है ये मालूम है। हम ऊपर से ऊपर देखते हैं कि जैसे मनुष्य के सिर को देखते हैं उसी प्रकार भाजपा सिर है, ना भी तो RSS है। इसी RSS ने असम में घुसपैठ करने के लिए प्रफुल्ल कुमार महंतो का इस्तेमाल किया, असम गण परिषद बनाया। प्रफुल्ल कुमार महंतो को NRC लागू करने के लिए भड़काया था, इस्तेमाल किया। आज उनका इस्तेमाल करके फेंक दिया। अभी कुछ सीटें देकर गठबंधन में शामिल करके रखा है। असम में 90% लोगों के पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है तो असम में NRC NPR CA की बात करना बंद किया है। चुनाव आयोग के आचार संहिता की वजह से चुनाव के समय पैसे नहीं बांट सकते तो भाजपा ने एक नई स्कीम बनाई है। आचार संहिता लागू होने के पहले
चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को 3,000 रुपये देने की घोषणा की। आज चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है ताकि ऑनलाइन पैसा उपलब्ध हो सके। उन्हें दूर की बैंक में जाकर लाइन लगाकर पैसा निकालना पड़ता है। 3,000 में से 1,000-1,200 रुपये तो खर्च हो रहे हैं, ट्रैवलिंग में खर्चे होते हैं। बाकी बचे पैसों की भाजपा सरकार की मेहरबानी से शराब पीना चल रहा है। ब्रह्मपुत्रा घाटी के चाय बागान के जो लेबर है 167 रुपये डेली वेजेस पे काम करते हैं, मजबूर है। बराक घाटी में 145 रुपये की मजदूरी मिलती है और 99% चाय बागान के मजदूर भूमिहीन हैं। उन्हें फ्लोटिंग लेबर कहा जाता है। चाय की बागान में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके कॉलोनी में उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा की प्रणाली उपलब्ध नहीं है, अस्वच्छ वातावरण है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है और उन लोगों का जीवन नशा पानी में गुजर रहा है। कांग्रेस भी असम की जनता को भाजपा के हिंदुत्व की ओर लेना चाहती है। हाल ही में प्रियंका गांधी ने असम में प्रचार करने के पहले हम कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं साबित करने के लिए सबसे पहले कामाख्या मंदिर में दर्शन लेने गई। इतना ही नहीं, रास्ते में जितने भी मंदिर मिले वहाँ दर्शन करने प्रियंका गांधी जाती रही। असम में भाजपा विरोधी प्रवाह शुरू है, मगर ईवीएम की चाबी तो भाजपा के पास है। कांग्रेस भी सत्ता में आने से कौन सा असम की जनता का भला कर सकती है, क्योंकि असम में सबसे पहला डिटेंशन कैंप तो कांग्रेस ने शुरुआत की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में असम में एनआरसी कानून लाया था। उस समय 1951 में वो कानून लागू हुआ था और 1971 में सबसे बड़े पैमाने पे इस कानून का इस्तेमाल किया गया। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। जैसे रामलला आएंगे मंदिर वही बनाएंगे जो रामलला है, उसके दरवाजे राजीव गांधी ने खोले थे, मंदिर बनाने का काम भाजपा पूरी कर रही। वैसे एनआरसी तो कांग्रेस ने शुरुआत की, भाजपा उसे पूरा कर रही। क्या भाजपा को रोकना, मोदी को रोकना, इतना ही एजेंडा लेकर अपनी सीटों की कुर्बानी देने वाले सांसद बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस को अपने सिर पर बिठाना चाहते हैं? भाजपा और कांग्रेस की हिंदुत्ववादी राजनीति में 40% आदिवासियों की समस्या, चाय बागान के मजदूरों की समस्या, तमाम बहुजनों की समस्या गायब हो चुकी है। असम की जनता का क्या फैसला होगा यह तो चुनाव की तारीख 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल इन 3 चरणों में पता चलेगी और ईवीएम महिला अपना फैसला तो 2 मई को देगी। तब तक के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद।